sir. फेस टेस्ट हुआ था। Excuse me, sir. यस सर टेस्ट हुआ था एक। सर फेस टेस्ट। कोई एक टेस्ट नहीं तो स्पेसिफिकली फेस टेस्ट आपको क्या प्रॉब्लम? सर उसमें कुछ डाउट था। बोलिए। सर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि MTPs आर हार्मफुल टू मदर एंड फीटस ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर्स के ऑप्शन दे रखे थे। कंटिन्यू। सर यही क्वेश्चन है। आंसर क्या? सर आंसर की में तो सेकंड ट्राइमेस्टर दे रखा है, बट सर ऑप्शन में थर्ड भी था। Share the question by sharing the screen. I cannot read the question. Okay, MTPs are harmful to mother and fetus during. MTPs are harmful to mother and fetus. Of course, they're harmful to mother only. Fetus तो मर ही रहा है. Dash trimester of pregnancy. डैश ट्राइमेस्टर कौन से ट्राइमेस्टर में हार्मफुल है? 20 वीक के 12 वीक के बाद वो हार्मफुल ही होता है। तो 12 वीक कितने ट्राइमेस्टर हुए? एक ट्राइमेस्टर कितने हफ्ते का हुआ? 38 वीक्स होता है ना। तो एक ट्राइमेस्टर हुआ 4 बाद 12 हफ्ते का एक ट्राइमेस्टर हुआ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर छोड़ के बाकी सभी ट्राइमेस्टर्स में वो हार्मफुल होगा। सेकेंड एंड थर्ड आएगा आंसर। ऑप्शन में बोला है ड्यूरिंग डैश ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो 12 तक तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और 20 तक अलाउड है। तो 20 को भी काउंट कर लेते हैं। 20 आएगा सेकंड ट्राइमेस्टर में। आंसर बिकम सी। सर बट थर्ड नहीं है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? सेकंड। सर सेकंड ट्राइमेस्टर। फ्रॉम तो नहीं दिया हुआ। फ्रॉम फ्रॉम तो नहीं है ना क्वेश्चन। दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार। वापस शेयर करना क्वेश्चन को। I cannot see your screen. Have you shared your screen? यस सर हो रही है शो। But I cannot see. Wait a minute. अच्छा, you are sharing. I am looking in Chanika. Okay, MTs are harmful to mother and fetus during dash trimester of pregnancy. Since आना चाहिए था during लिख दिया ऑप्शन during. I think the 3 would be better answer. आंसर B है। इसका एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। अब इसमें आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। आप बंद कर लो स्क्रीन, अपनी जरूरत नहीं है, अब हो गया। तो इसमें एक्चुअली कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपको अच्छे से पता है कि जो हार्मफुल होता है वो
12 वीक में कम हार्मफुल, 12 वीक तक ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, 12 वीक के बाद से हार्मफुल होता है। एंड उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 12 हफ्ते के बाद भी, मतलब 12 वीक के बाद भी जो 20 वीक्स हैं तब तक वो थोड़ा लेट्स से हार्मफुल होता है, और 20 वीक के बाद बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आपको तो बस यही याद रखना है कि पहले 12 तक ठीक है, 12 से 20 थोड़ा ठीक है, ठीक है, और 20 के बाद खराब, उसका तो और खराब टाइम से खराब खराब खराब। तो 12 तो आ गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कुछ भी आ रहा है सामने तो वो थोड़ा हार्मफुल ही है, थोड़ा हार्मफुल है ना, और उसके बाद तो और ही हार्मफुल है। तो इसका जो मैक्सिमम आंसर जाना चाहिए था वो ऑफकोर्स लास्ट वाला जाना चाहिए था, ट्राइमेस्टर 3 वो जाना चाहिए था, बट वो नहीं है आंसर, तो फिर ये आंसर गलत है। हाँ, अगर लिखा होता फ्रॉम विच ट्राइमेस्टर इट इज हार्मफुल या सिंस विच ट्राइमेस्टर, फिर आंसर आता ट्रू, ठीक है, तो मे बी वो ऑमिट हो गया क्वेश्चन में, इसलिए द क्वेश्चन इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। तो ऐसे बोगस क्वेश्चन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट है तो बताइए। सर एक और है। एक बार क्या? आने को भी डाउट है कोई? सर इसमें जो आंसर करेक्ट गिवन है, अगर सर क्वेश्चन में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट होता तभी आंसर सही होता ना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूं फिर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी गलत है? टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज इनसाइड टेस्ट ट्यूब, हाँ, एकदम गलत है। टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन मदर्स वूम, हाँ। टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन द कंप्लीट आर्टिफिशियल मीडियम, एकदम गलत। टेस्ट ट्यूब बेबी गिव्स ग्रोस, बेबी ग्रोज, एक तो ग्रोस का लिखा है, चलो ग्रोस फॉलोइंग यूट्राइन फर्टिलाइजेशन, नहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? सारी इनकरेक्ट है, ओनली बी इज करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछना चाहता है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है ये भी। यस सर। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए गलत है, एक्चुअली वो करेक्ट का इनकरेक्ट हो गया, या नॉट इनकरेक्ट पूछना चाहिए था। सो 3 ऑफ देम आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट। एनी अदर इशू? सर एक और था। वेरी गुड, पूछिए। ये एक एक करके याद आ रहा है क्या आपको? जब आपसे एक बार स्क्रीन शेयर करवाई थी दोनों पूछ लेते। Primary oocyte grows in size and completes its first meiotic division inside the primary oocyte grows in size and completes its first meiotic division inside the follicle, tertiary follicle. See, सर बट उसकी ग्रोथ तो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी हो रही है ना? क्या? सर बट वो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी तो ग्रो कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में। अपनी meiotic division कब कंप्लीट कर रहा है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? सर कंप्लीट तो टर्शरी में हो रही है, मतलब डिवीजन तो टर्शरी के क्वेश्चन अंदर क्या हो लिखा रहा हुआ है। है? क्वेश्चन क्या लिख रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रोथ एंड डिवीजन। नो नो, कंप्लीट इट्स ग्रोथ एंड डिवीजन। वहां कंप्लीट वर्ड इस्तेमाल किया ना उसने, यस सर। तो फिर कंप्लीट का मतलब क्या होता है? सर बट लिखा है अगर तुमने सुबह 6 बजे काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म शाम को 5 बजे किया, तो कंप्लीट तो 5 बजे आएगा ना, 5 PM 6 AM से मान लेंगे क्या उसको? कंप्लीट का कोई सेंस है या नहीं है? सर है, बट वो लिखा है कि कंप्लीट्स इट्स मेयोटिक डिवीजन। हाँ, तो कंप्लीट मेयोटिक डिवीजन क्या होता है? तो सर उसके लिए तो टर्शरी आ जाएगा, बट उससे पहले ग्रोज इन साइज भी तो है। ओके, इफ आई आस्क यू, Chainika was working on a project and completed its project at 12 PM, 4 PM, 3 PM, 5 PM. What would be the answer? Or 6 AM? 6 AM पे तुमने कंप्लीट कर लिया था, नहीं बाकी तो आंसर गलत ही हो गया ना, तो ज्यादा गलत में और गलत में कौन सा चूज करोगी? कम गलत? खैर गलत भी नहीं, वो सही है एक तरीके से। उसने जब एंड लग जाता दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम कि ए एंड बी का मतलब ए भी और बी भी, दोनों चीजें सेटिस्फाई किस में हो रही हैं? तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं टर्शियरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में से एक नहीं करेगा, प्राइमरी फॉलिकल दोनों में से एक कंडीशन नहीं ओके करेगा। सर।
और किसी को ऐसा कोई खतरनाक डाउट? एनीबॉडी एल्स? यस सर, एक और है। बच्चों जैसे तुम्हारे लोग का पेपर बना रहा, तुमको डाउट डाउट है, बताओ। तीसरा रिप्रोडक्शन का टेस्ट था ये। नहीं आए होंगे तुम्हारे नंबर, मैं देखो अभी नंबर तुम्हारे, तुम लोग के नंबर 150 के ऊपर नहीं आए होंगे ना 180 में से, तो बताता हूँ मैं सर तुमको ये जरा वाला 140। 140। In case of a couple where a man is having very low sperm count, which of the following technique will be suitable for fertilization? Intrauterine transfer, gamete intracytoplasmic fallopian, इतना खतरनाक क्या है, अच्छा गिफ्ट है, गैमेट इंट्रा, मतलब पता नहीं क्या बोला, गैमेट इंट्रा गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ओके, एंड MTP, ओके, ठीक है। मान लो तुम डॉक्टर हो, व्हाट वुड यू रिकमेंड गरिमा मित्तल? सर मतलब ए ऑप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का स्पेशल केस ही तो है वो। नहीं नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग यू, सपोजिंगली कौन सा क्या होना चाहिए आंसर? सर ए होना चाहिए ना, अच्छा इंट्रायूट। बेटा, वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, वो इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात कर रहा है, IUET है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन नहीं है। ओके सर। गॉट इट? यस। वो सुनने में ऐसा लगता है, फिर तो C और A दोनों होने चाहिए थे, क्यों? मतलब AI का सर टाइप है ना IUI। यस सर। हाँ, आई थिंक तुमको ओके सही सर। बताऊं गरिमा मित्तल, जब मैंने सॉरी सर। पढ़ा ना ये क्वेश्चन, गरिमा मित्तल हो ना, गरिमा शर्मा क्या हो तुम? सर मित्तल। हाँ, वही बोल रहा हूँ गरिमा मित्तल, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना क्वेश्चन, तो मैं सही बताऊं तो पहले इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, मेरे दिमाग में भी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन पड़ा गया, क्योंकि इंट्रायूट्राइन से इंसेमिनेशन ही माइंड में आता है, मेरे को भी यही आया। लेकिन जब मैं तीसरा ऑप्शन पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो मेरा दिमाग में गया कि यार ये दोनों ऑप्शन एक साथ कैसे? फिर जब मैंने दोबारा उसको पढ़ा तो मैं ध्यान दिया ट्रांसफर पे, फिर मेरा दिमाग गया कि ये तो इंट्रायूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात कर रहा है। ठीक है, तो गड़बड़ हर किसी के साथ हो सकती है, मेरे साथ भी, बट आपको इतना समझदार होना पड़ेगा ना कि ऑप्शंस को देख के भी आप ओवरऑल चीज को देख के समझ सको क्या पूछना चाह रहा है। आ रही बात समझ में? यस हाँ, सर। सर तो आर्टिफिशियल ये इंसेमिनेशन तो जब तो करते जब एक मिनट रुक पहले जा बेटा, टाइम नहीं होता है। गोविंद, मैंने बोला कि यस गोविंद टेल मी, मैंने एग्री किया तेरे क्वेश्चन पे, मैंने तेरी बात सुनी, बोला हाँ, बस अपनी मर्जी से सर बोल के, बस सर बोल दिया तो मतलब कि सर रेडी हो गए, मेरे सर बोलते ही मैं शुरू हो जाऊं बस अपने ट्रेन लेके। आई वाज टेलिंग यू समथिंग, कुछ बात कभी कंप्लीट कर रहा था नहीं, क्योंकि मैंने तो सर बोल दिया, तो अब मैं जो बोलूंगा वो तो बस सर ने सुनना ही है। एनी अदर डाउट गरिमा? सर एक और है, ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है? अरे अरे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होगा भाई, बता दे जरा, तो पहले खुद सोच के बता क्या होगा ये। एम्ब्रियो थे, क्या होता है, लिसन एवरीबॉडी, क्या होता है कि मान लो कि अभी जब भी कोई IVF होता है, तो एग्स निकाले गए, फॉलिकल निकाले गए फीमेल से, स्पर्म लिए गए, फॉलिकल और स्पर्म्स को फर्टिलाइज कराया गया, एम्ब्रियो बन गए। अब क्या होता है कि एम्ब्रियो बने तो 3-4 एम्ब्रियो बन गए, अब उसमें से एक आध दो इम्प्लांट कर दिए फीमेल के अंदर, एक आध दो इसलिए ताकि कोई एक तो अच्छे से इम्प्लांट हो, इम्प्लांट मतलब एक आध दो छोड़ दिए यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के लिए, एक आध इम्प्लांट हो जाएगा। अब बाकी मान लो ये 4-5 थे, तो बाकियों का क्या करें, फेंक दे बाकियों को, तो बाकियों को प्रिजर्व करके रखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, क्यों कि मान मान लो ये वाला जो इस वाली जो सेटिंग बोलते हैं, इस वाली सेटिंग के अंदर मान लो कि काम नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, कंसीविंग नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा वो कपल आएगा, फिर क्या करेंगे, दोबारा से पूरा प्रोसेस करेंगे, फीमेल को मेडिसिन देंगे, फॉलिकल निकालेंगे, स्पर्म यूज करेंगे, नहीं, जब ऑलरेडी एम्ब्रियो पड़े हुए हैं फ्रोजन फ्रिज में, तो निकालेंगे फ्रिज से एम्ब्रियो को उठा के इम्प्लांट कर देंगे मदर के अंदर दोबारा से, तो फिर उसके अलग से और पैसे भी चार्ज कर लेंगे, तो और थोड़े कम करेंगे क्योंकि इस बार पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ा, है ना, पूरे प्रोसेस के तो ज्यादा चार्जेस होंगे, है ना, तो मान लो 1 लाख रुपया पूरे प्रोसेस का चार्ज है, तो इस बार सिर्फ 25,000 में काम चल गया और टाइम भी बच गया।
गॉट इट? Yes, sir. Thank you. ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? हाँ, आप बोल भाई, तू गोविंद। गोविंद, यस सर। हाँ बेटा बोल, अब क्या कह रहा था? सर जब मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि सर उसमें बुक में लिखा है कि तब किया जाता है जब पेनिस इरेक्टाइल नहीं होता हो। अच्छा, नहीं, बुक में लिखा होगा कि तब किया जाता है, लेकिन ये नहीं लिखा था कि और केस में नहीं कर सकते। जब स्पर्म काउंट लो होता है तब भी कर सकते हैं। तब एक्चुअली सर एआई करते हैं, मैं सुन ले, पूरा सुन ले, तब एआई करते हैं और स्पेसिफिकली आईयूआई ट्राई करते हैं। देख, अब तुझे मैं सिंपल बताता हूँ, जब स्पर्म काउंट लो, अब तुम पूरी कहानी सब लोग ध्यान से सुन ही लो। मान लो एक कपल है और ये ऑब्जर्व किया कि जो मेल है उसका स्पर्म काउंट जो है वो काफी ज्यादा लो है, ठीक है। अब ये कर लिया ऑब्जर्व कि हाँ भाई स्पर्म काउंट मेल का बहुत ज्यादा लो है, तब क्या करें? तो अब लो है तो अब वो सीधा उठा के थोड़ा ना आईवीएफ करेंगे, पहले वो ट्राई करेंगे। चलो एक एआई एक आसान मेथड है, पहले वो एआई ट्राई करेंगे कि एआई ट्राई करके देखते हैं। एआई ट्राई किया, एआई ट्राई करके काम नहीं बना, तो जाएंगे आईवीएफ के लिए। आ रही बात समझ में? भैया आपका कंप्यूटर आप किसी का आपका खराब हो गया, आप ठीक कराने गए, थोड़ा ना उसके पहले मदरबोर्ड सब बदल देंगे। पहले छोटी मोटी चीज जुगाड़ करके देखेंगे कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, इससे काम चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा तो ठीक है, फिर नहीं काम चल रहा तो फिर जाके खोलेंगे, बदलेंगे मदरबोर्ड। आई बात समझ में गोविंद जी? यस सर। हाँ, तो ये है। तो पहले हम एआई के लिए जाते हैं, आईयूआई के लिए जाते हैं। आईयूआई के लिए भी जब काम नहीं बनता कि नहीं बहुत ही ज्यादा स्पर्म काउंट लो है, नहीं काम बन रहा, तो फिर वी गो फॉर द अदर मेथड। गॉट इट? और किसी को कोई और डाउट पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हम एवोल्यूशन के ऊपर पढ़ाना है बहुत सारा। सर इंडिया में डायरेक्ट आईवीएफ ही प्रेफर किया जाता है क्यों भाई? सर? नहीं, कभी इंडिया की बात कहाँ से आ गई? सर मैंने मतलब अपने किसी भी रिश्तेदारों में सुना नहीं सर, सब डॉक्टर्स आईवीएफ ही रिकमेंड करते हैं सीधा सीधा, मासी चाची जो भी है उसमें। आई डोंट नो कि क्या रिकमेंड किया जाता है, क्या रिकमेंड नहीं किया जाता। मैं तुमको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर इंडिया में क्या होता है मुझे नहीं पता फिर, ठीक है ना। तो बाकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि अगर स्पर्म काउंट लो है, ओलिगोजूस्पर्मिया है, तो ऑफ कोर्स तू खुद सोच ना, तू खुद दिमाग लगा, तेरे पास कोई एक प्रॉब्लम लेके आया कि द स्पर्म काउंट इज लो, तो क्या बोलेगा कि ठीक है कोई नहीं, इंजेक्शन दो, फीमेल को फॉलिकल निकालो, फॉलिकल निकाल के स्पर्म लो, स्पर्म को फ्यूज कराओ, एम्ब्रियो ग्रो कराओ, 1.5 लाख का प्रोसेस है वो। कोई क्यों लोग लोग इसलिए आई पे बोलते थे पैसे कमाने के लिए या उस तरीके के लिए। एक पहला ट्रायल 20-25 हजार 15,000, व्हाट इज द रेट, ऐसा कुछ सस्ता सा प्रोसेस है। आई से IUI is a comparatively cheaper process. What have to what do you have to do? You have to just take the sperm from the male, and then through an injection you have to insert that semen into the uterus. How tough is that? That is comparatively very easy. So that process is very cheaper. So people would go for that process first. उसमें काम बन गया तो why person will take a headache of taking out the follicle, taking out the sperm, fusing, artificial conditions, फलाना ठिकाना, 10 type of medicines and all those other things. Why a person will go for that? So that is a secondary thing. ये तो बेसिक सी चीज है कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी खराब लेके आता है तो पहले आप उसका छोटी मोटी चीज ठीक करके देखते हो, चलो ये ठीक करके देखते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, ऐसे काम बन गया तो बड़ी चीज के लिए नहीं जाएंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। For example, again I will give you another example. For example, you have a some, let's say if you have a little problem, supposedly you have supposedly somebody has a problem, like there is some cyst in the body or something like that. The first solution would be giving the medicines, so that supposing someone has some blockage in the heart, not blockage, but you can say that this what do you call it, atherosclerosis. Somebody is having atherosclerosis. Okay, now somebody is having atherosclerosis. What do you think? पहले क्या करेंगे कि एक जाओ चलो उसका बाईपास सर्जरी, इसका क्या उठा के स्टेंट डाल दो उसके अंदर? नहीं, स्टेंट नहीं डालते ना हम,
हम पहले दवाई देते हैं, हम चाहते हैं कि मेडिसिन से हो सकता है वो क्लॉट को डिसॉल्व कर दें, उस प्लाक को रिमूव कर दें, पहले वो करेंगे। फिर वो नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल गो फॉर द सर्जरी। तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया, दांत खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस कीड़े को हटाएंगे, रूट कैनाल करेंगे या कुछ और काम करेंगे। ये थोड़ा ना कि बच गए, दांत खराब हो गया ठीक है उसको उठा के निकाल दो। तो वी ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट द मेथड विच इज काइंड ऑफ बेटर फॉर द पर्सन, जिसमें ज्यादा तामझाम, ज्यादा परेशानी ना हो। गॉट इट अमन पॉल? Yes, sir. It's clear. और शुभम एकदम ठीक कह रहा है कि हाँ पैसे बनाने के लिए ही आईवीएफ रिकमेंड करते होंगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो महंगा ट्रीटमेंट है और आईवीएफ सस्ता ट्रीटमेंट है। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर मेरे को पूछना था। पूछ सर आप बोल रहे हो इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड, तो उसमें आईयूडीज था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है? अरे एक बात बताओ, क्या बोल रही हो तुम? दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? सर इंडिया में वुमेन्स सबसे ज्यादा जो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करती हैं वो आईयूडीज होती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव मेथड बाय वुमेन्स इन इंडिया, तो उसका आंसर अच्छा। आईयूडीज था। तो सर ऐसे ट्रेंड पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन? अरे अगर एनसीईआरटी में दिया है तो आ सकता है, अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो नहीं आ सकता। जैसे कि ये दिया है कि वर्ल्ड वाइड 50,000 पॉपुलेशन, 50 मिलियन, वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन एक साल में एमटीपी हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ये डेटा दिया है, ये डेटा दिया। और क्या डेटा दिया? डेटा दिया है कि 2000 में हमारी पॉपुलेशन जो थी 1 बिलियन क्रॉस, इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई थी, ठीक है ना? ये डेटा दिया है। तो जो डेटा एग्जैक्टली दिया है उससे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे थोड़ा कोई कुछ भी आपसे पूछ लेंगे, हमें क्या पता। भाई कोई मेरे को नीट में क्वेश्चन डाले कि इंडिया में विच इज द मोस्ट प्रॉपरली यूज्ड आईवीएफ, आईयूआई, एआई या फलाना ढिकाना, कुछ भी पूछ लो मुझसे, तो मेरा एग्जाम में बैठे बैठे एक सवाल होगा, मुझे क्या पता। अब मैं कोई स्टैटिस्टिक्स छोड़ना हूँ, मैं कोई डेमोग्राफिक छोड़ना हूँ, मैं थोड़ा ठेका लिया जानने का सारा का सारा डेटा कि कौन सा हुआ है। वो इट इज नॉट, वो मैं कर भी नहीं सकता। तुम खुद सोचो, क्या आप सारे डेटा का हिसाब रख सकते हो? हर डेटा का हिसाब रख सकते हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा वाला होता है, इंडिया में ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो it is an irrelevant question actually, so nobody will ask you that irrelevant question and supposingly it comes, there is कोई तरीका नहीं है उसको प्रिपेयर करने का। मैं तुमको कैसे प्रिपेयर कराऊंगा? पहले तो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, और मान भी लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा आना भी है, तो आप मुझे बता दो कि दुनिया का कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मैं तुमको ये प्रिपेयर करा दूं कि हर डेटा के हिसाब से आज क्वेश्चन आईपीएफ में बना है, कल क्वेश्चन किसी और बन जाएगा, कोई उसे एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग पूछ लेगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा कौन सा पाया जाता है। हाउ डू आई नो? नहीं, हाउ डू आई नो एंड हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो इंडिया में सबसे ज्यादा फिश कौन सी पाई जाती है, या कौन सी डेलिकेसी ऑफ द फिश लोग इंडिया में सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, है ना? अब कोई ह्यूमन हेल्थ से पूछ ले कि इंडिया में कौन से टाइप का मलेरिया मोस्ट प्रेवलेंट है, तो ऐसे तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन मैं पता नहीं कितने बना सकता हूँ, और क्योंकि मैं इसमें कितने बना सकता हूँ तो इसकी तैयारी मैं नहीं करा सकता। आपको अपने लेवल पे कुछ भी डेटा बेस्ड सर्च करनी है कीजिए, बट हाँ वो जस्ट मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है एग्जाम में आने की, ठीक है ना? हाँ, जो डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपने रटना ही रटना। गॉट इट जी? आप समझ के मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, समझ गई। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। और किसी को कोई और डाउट? और मेरी एक बात सब लोग ध्यान से सुनो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ सब लोगों को कि अगर मैं किसी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तुमको पिछले 2 साल से ये बात बोलता आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं किसी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और जल्दी जल्दी उसको बता रहा हूँ कि बता के खत्म करो, तो इसका मतलब वो बता के खत्म करना ही चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? तुमको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ फोकस करके, बेटा ये ध्यान से समझ लो, बस
उतना उतना 11 से लेकर 12 तक ध्यान से समझ लो। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे 180 जो आप जूलॉजी में आते हैं मार्क्स आते हैं, तुम्हारे 160 165 कहीं नहीं गए, ठीक है, या 170 भी मैं कह सकता हूँ कहीं नहीं गए। तो दो क्वेश्चन मान लो कहीं बहुत ज्यादा बाहर से आ गए तो छोड़ो ना, क्या करना हमने उसका, हमने तो हमारे लिए हमारा 170 आ गया बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो 170 पे अपना फोकस करो। वो जो दो क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीमली बाहर से आने हैं उसकी तैयारी हम कर ही नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। सच सच बता दो तुमको, ठीक है ना। Nobody, no teacher in this world, right now I should say India, no teacher in India can teach you to get 180 marks. Any teacher in India, what howsoever qualified, howsoever experienced, 10, 15, 20, 25, whatever so experience, can only prepare you for 170, 165, 170, 172 maximum. Okay. बाकी जो दो क्वेश्चन हैं वो ऐसे बाहर से दुनिया से आने जिसकी तैयारी आप नहीं कर सकते। बाई चांस आपको पता तो पता, आपका तुक्का चल गया, आपका आपने आइडिया लगा दिया, कुछ दिमाग से लगा लिया, कहीं सुना हुआ आपकी जनरल नॉलेज बड़ी अच्छी, आपने जैसे दिमाग लगा कर दिया, बाई चांस ये हो गए, लेकिन उसका कोई प्रिपरेशन मेथड नहीं है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, वो कहीं से भी आ जाना है। आधी बात समझ में, तो उसके बारे में मैं आपको तैयारी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप मेरे दिए हुए बातें ध्यान से सुन लेते हो और नोट्स अच्छे से बना लेते हो, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, तो 170-72 की गारंटी तुम्हारी मैं दे सकता हूँ, उतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। 180 की गारंटी में किसी की नहीं लेता और कोई भी नहीं लेगा। और जो टीचर बोल रहे हैं तुमको कि मेल से पढ़ लो तुम्हारे 180 नंबर आ जाएंगे, पहले तो आप मेरी बात उस इंसान से करना, उससे मैं बात करूँगा, ठीक है। So there is a maximum 172 what I can get you. दो क्वेश्चन मैं भी कह रहा हूँ आएंगे बहुत ज्यादा बाहर से, उसकी तैयारी मैं चाह के भी नहीं करा सकता, ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई और डाउट किसी को, आगे बात करें। नो डाउट। वेरी गुड। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब दोबारा से सुन लो, ठीक है। अब मैं सारे इवोल्यूशन पढ़ा चुका हूँ, सारा इवोल्यूशन पढ़ा चुका मतलब जितना मैंने पढ़ाना था पढ़ा चुका हूँ। एक टॉपिक रहेगा तुम्हारा इवोल्यूशन का, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। एक टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, एक छोटा टॉपिक और है, एक्चुअली छोटे टॉपिक्स और है, एक है जियोलॉजिकल टाइम्स के और एक थोड़ा बहुत ये जियोलॉजिकल टाइम्स के और एक थोड़ा प्लांट और एनिमल इवोल्यूशन का आइडिया है, वो मैं आज दे दूंगा, ठीक। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ जियोलॉजिकल टाइम्स के। अब कितना इंपॉर्टेंस वैल्यू देनी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मैं बताता हूँ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एनसीईआरटी में डिटेल में कहीं नहीं रखा। एनसीईआरटी में 5 लाइनें हैं, वो 5 लाइनें मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, वो 5 लाइनें आपको लिखवा दूंगा, उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। एक समय था जब एम्स में इससे क्वेश्चन आते थे, इसलिए मैं आपको मोटी मोटी बातें प्रिपेयर करा रहा हूँ, मोटी मोटी बातें बस माइंड में रखेगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ मोटी मोटी बातें ध्यान में रखना जो बताऊंगा। चलो शुरू करो। पहला सवाल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। जैसे ये नाम बता रहा है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हमने क्या किया, हमने अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स मिलती हैं, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, कौन सी वाली, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इग्नियस रॉक्स की बात नहीं हो रही, वोल्केनो में जो रॉक्स बनी उनकी बात होगी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, जो सेडिमेंट की तरह डिपॉजिट होती है ना, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है, उन रॉक्स को, उस पूरी की अर्थ की स्ट्रैटिफिकेशन को मैंने टाइमलाइन से बांट दिया। टाइमलाइन से कैसे बांटा, मैंने अज्यूम किया कि सबसे नीचे वाली जो लेयर है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो सबसे पुरानी, फिर ऊपर 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 आते रहो, तो ये बहुत पुरानी, फिर थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं, तो मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक टाइम स्पैन में बांट दिया। अब टाइम स्पैन में बांटने के लिए मैंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ ना, ईयर, मंथ, आवर, है ना, उस तरीके से। तो मैंने कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड किए, ठीक है ना। जैसे हम पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, है ना, वैसे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया एरास, ठीक है ना। एरास के अंदर अब कोई एरा है, उस एक एरा हो गया, ठीक है ना। अब उस एरा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स हैं, ठीक है ना। तो एरा के अंदर क्या आ गए, पीरियड्स आ गए, और पीरियड्स के अंदर आ गए एपॉक्स। तो एरास से छोटे हुए पीरियड्स, और पीरियड से छोटे क्या होते हैं, एपॉक्स होते हैं। तो अभी हमने एरा के कंपैरिजन में पढ़ना है। अब एरा
हमारे पास 4 मेजर एराज है। कितने मेजर एराज है मैं बता रहा हूँ। एक है पैलियोजोइक एरा, देन मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, और चौथा एरा, क्योंकि हमारे 4 बताए हैं तो चौथा वाला कौन सा? चौथे वाला एक बड़ा ही वो वाला एरा है जब लाइफ जस्ट इनिशियली इवॉल्व हुई थी, उसको बोलते हैं प्रो कैम्ब्रियन और प्रो पैलियोजोइक। दिखाई नहीं दे रहा सर वहाँ। कोई बात नहीं, मैं अभी कैमरा मोड़ दूंगा। प्रो पैलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन दिखाई देगी नहीं तो कैमरा मोड़ कर दिखा दूंगा। लो भाई दिख गया? सर ऊपर कर लो। और ऊपर कर दे, ठीक है? ओके सर। ओके, तो आप समझो, तो ये 4 एरा में डिवाइड कर दिया। मेनली इसमें पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक है। अब बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पुराना ये प्रोपैलियोजोइक है, पैलियोजोइक से पहले, उसके बाद मीसोजोइक है, और सबसे नया वाला सीनोजोइक है। ठीक है ना? अब तुमको एक और बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीसोजोइक का ये एज ऑफ रेप्टाइल्स है। इस टाइम में रेप्टाइल्स पर डोमिनेट है। जब भी बोलो एज ऑफ रेप्टाइल्स मतलब किसका समय चल रहा है? जैसे ये जो समय चल रहा है ये ह्यूमंस का समय चल रहा है, ह्यूमंस का मैमल्स का समय चल रहा है, मैमल्स में भी स्पेसिफिकली ह्यूमंस का समय चल रहा है। तो ये वाला जो एरा है, ये अभी जो एरा चल रहा है वो है सीनोजोइक एरा, दैट इज एज ऑफ मैमल्स। अभी एज ऑफ मैमल्स चल रहा है, हम मैमल्स डोमिनेट है, ठीक है ना? और मीसोजोइक में कौन डोमिनेट है? रेप्टाइल्स डोमिनेट। प्लांटेशन भी अलग अलग डोमिनेट थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीसोजोइक की बात करता हूं तो प्लांटेशन की कौन सी डोमिनेट थी? जिम्नोस्पर्म्स। हमने डोमिनेंट की बात करी, ठीक है ना? और सीनोजोइक में क्या डोमिनेंट है? एंजियोस्पर्म्स। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, एक बार क्वेश्चन भी आया था, जिम्नोस्पर्म एंड मीसोजोइक दो हैंड इन हैंड, जिम्नोस्पर्म मीसोजोइक एक ग्रुप, ठीक है? सीनोजोइक मैमल्स दूसरा ग्रुप, ठीक है? तो अभी जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो है एंजियोस्पर्म्स, और जो डोमिनेंट एनिमल्स है वो है मैमल्स। मीसोजोइक में डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म्स है और एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्या है? आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पैलियोजोइक से। चलो शुरुआत करते हैं प्रो पैलियोजोइक से। अब प्रो पैलियोजोइक कुछ भी नहीं है। प्रो पैलियोजोइक का मतलब पैलियोजोइक से पहले। पैलियोजोइक से पहले क्या हुआ है ना? पैलियोजोइक से पहले प्रो पैलियोजोइक वो टाइम है जब पानी में इवोल्यूशन हो रहा था, है ना? और एनिमल्स बस कह सकते हो धीरे 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 तक किसी तरीके से इवॉल्व हो रहे थे। आ रही बात समझ में? तो पानी के अंदर जो छुटका 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 इवोल्यूशन हुआ है ना, वो टाइम पीरियड कौन सा आपका? प्रो पैलियोजोइक वाला वो टाइम है, ठीक है? तो प्रो पैलियोजोइक के अंदर आपका, इसलिए मैंने ज्यादा नाम नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर बेसिक 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 इवोल्यूशन है, जब कुछ शुरुआत के छुटपुट छुटपुट पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, ये सब जो है एनिमल्स वगैरह इवॉल्व हो रहे हैं। तो वो वाला टाइम आपका प्रो पैलियोजोइक है। बाकी जो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इन एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इन एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है पैलियोजोइक के अंदर। आइए पैलियोजोइक की बात करते हैं। पैलियोजोइक की बात करें तो पैलियोजोइक में ये 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स हैं, और 6 पीरियड्स आपको इसी ऑर्डर में याद करने हैं क्योंकि इसी ऑर्डर में पहले कैम्ब्रियन है, फिर ऑर्डोविशियन है, फिर सिल्यूरियन है, फिर डेवोनियन है, फिर कार्बोनिफेरस है, और फिर पर्मियन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है? पहले एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में आता है, धीरे 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 अपना नंबर बढ़ाता है। जब अपना नंबर बढ़ाता है तब वो उस रीजन में, उस एरिया में डोमिनेंट हो जाता है। तो यही पैटर्न क्या होता है? फॉलो होता है। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। पहले एक ऑर्गेनिज्म आएगा, फिर वो अपने ग्रुप को फैलाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ओके, तो आइए समझते हैं वन बाय वन कौन से वाले जो पीरियड्स हैं और कौन से वाले जो एरियाज हैं वो किस किस चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, पे अटेंशन, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास कैम्ब्रियन था। अब मैंने तुमको क्या बोला? मैंने बोला कि जो एनिमल्स थे ना वो प्रो पैलियोजोइक में या प्री कैम्ब्रियन। अब आप समझो उसको प्री कैम्ब्रियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कैम्ब्रियन से
पहले वाला है। तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे, लेकिन कौन से वाले, इनवर्टिब्रेट्स, पहले इनवर्टिब्रेट्स आए। तो ऑर्डोविशियन में आते हुए, कब आते हुए, ऑर्डोविशियन में आते हुए सबसे स्पेशल क्या चीज हुई, ऑर्डोविशियन के अंदर इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेंट हो गए। क्या हो गए, डोमिनेंट। इसीलिए हम ऑर्डोविशियन को बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब आपने यही याद रखना है, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, कि कौन से वाला पीरियड किसकी एज है, आपको यही याद होना चाहिए। तो ऑर्डोविशियन इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ओके, अब इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेंट हो गए। अब इनवर्टिब्रेट जब डोमिनेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगला ग्रुप इवॉल्व होता है, यही होता है ना कि इनवर्टिब्रेट जब डोमिनेंट हुए तो कौन आया होगा, तब धीरे धीरे इवॉल्व हो गए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स दुनिया में आ गए, और वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले दुनिया में कौन आए, पहले जॉलेस वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है ना, फिर जॉर्ज वर्टिब्रेट्स आए, फिर जॉर्ज वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन है, जॉर्ज वर्टिब्रेट्स, पहले जॉर्ज वर्टिब्रेट्स कौन थे, पहले जॉर्ज वर्टिब्रेट्स थे फिशेस, फिशेस ने तो थे, तो धीरे धीरे फिशेस इवॉल्व हुई, ठीक। तो सिलूरियन के अंदर ऑरिजिन ऑफ फिश हुआ, क्या हुआ है, ऑरिजिन ऑफ फिश। अच्छा, अगर मैं आपसे इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल पूछूं कि ऑरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स किस में हुआ होगा, साइल्यूरियन। हाँ जी, सिलूरियन। बेटा ऑर्डोविशियन। याद रखना, जिसकी भी एज होती है ना, जो भी डोमिनेंट होता है, उसका जो जस्ट नेक्स्ट ग्रुप है, जिसने मतलब मान लो जैसे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस फिशेस से आए हैं, तो जब फिशेस डोमिनेंट होंगे तो एम्फीबियंस का एवोल्यूशन होगा, जब इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेंट होगा तो वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन होगा। तो ऑर्डोविशियन में वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। आगे बात, ऑरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑर्डोविशियन है, ऑर्डोविशियन में वर्टिब्रेट्स आए हैं, ठीक है ना। फिर वर्टिब्रेट धीरे धीरे इवॉल्व, धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रहे हैं। पहले वर्टिब्रेट्स फिशेस नहीं थे, पहले वर्टिब्रेट्स तो जॉलेस ऑर्गेनिज्म, साइक्लोस्टोम्स थे, ठीक है ना। तो साइक्लोस्टोम्स जैसे ऑर्गेनिजम्स आए, और फिर उसके बाद फिशेस आई हैं। तो सिलूरियन में वो डाइवर्स कर रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली। मेरा पॉइंट आगे पसंद है, तो याद रखना ऑरिजिन जो वर्टिब्रेट्स का ऑर्डोविशियन में है, ठीक है, हाँ, वो शायद धीरे धीरे सिलूरियन में शुरू हो गए फैलना, ठीक है। अब अगर सिलूरियन के अंदर ऑरिजिन ऑफ फिश हुआ है, तो डेवोनियन में क्या होगा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का क्या, ऑरिजिन या एज, ऑरिजिन। ऑरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, एज किसका होगा, एज किसकी होगी, गोल्डन पीरियड किसका होगा, फिशेस। फिशेस का। कहानी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कि डेवोनियन इज एज ऑफ फिशेस। ये बड़ा फेमस का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एज ऑफ फिशेस। यही क्वेश्चन कई बार आता है, एज ऑफ फिश डेवोनियन, ऑरिजिन ऑफ फिश सिलूरियन। तो डेवोनियन हो गया एज ऑफ फिशेस। अब एज ऑफ फिशेस है तो डोमिनेंट कौन होगा बेटा, सॉरी, डोमिनेंट हो गई फिशेस, फिशेस डोमिनेंट हो गई, तो इवॉल्व कौन हुआ होगा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। तो डेवोनियन में ओरिजिन ऑफ क्या हो गया, एम्फीबियंस। अब डेवोनियन में अगर एम्फीबियंस का ओरिजिन हो गया, तो एम्फीबियंस डोमिनेंट कब हुए होंगे, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में, ठीक है ना। तो बड़ा बस बात है कि कार्बोनिफेरस क्या हो गया, एज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। और एज ऑफ एम्फीबिया के साथ क्या लगता है, कौन आ गया वो दुनिया में, रेप्टाइल। रेप्टाइल्स आ गए होंगे, तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कार्बोनिफेरस में हो गया। फिर परिमिन धीरे धीरे वो थोड़ा बढ़ने लगे, और एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, एज ऑफ रेप्टाइल्स पूरा पूरा एक एरा है, कौन सा एरा, मीसोजोइक एरा। कौन सा एरा, मीसोजोइक एरा। क्लियर है भाई, कोई डाउट। तो आपको यहां से क्या क्वेश्चन समझ में आया, पहला एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ऑर्डोविशियन, एज ऑफ फिशेस डेवोनियन, एज ऑफ एम्फीबियंस कार्बोनिफेरस, एज ऑफ रेप्टाइल्स मीसोजोइक एरा, एज ऑफ मैमल्स सीनोजोइक एरा। इनके 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 डोमिनेंट पीरियड सिर्फ, इनका डोमिनेंट रीजन सिर्फ पीरियड्स में है। रेप्टाइल्स का पूरा एरा है, मैमल्स का पूरा एरा है।
आगे बात समझ में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर एव्स का फिर कौन सा है? क्या सर बर्ड्स का कौन सा आ रहा है फिर? मतलब बर्ड्स का कौन सी, बर्ड्स की एज ऐसा कोई नहीं है पूरा? एज ऑफ बर्ड्स ऐसा बोलते नहीं, बर्ड्स बेचारे डोमिनेंट ही कब हुए, बेचारे बर्ड डोमिनेंट नहीं हो पाए कभी। एज का बर्ड्स कब डोमिनेंट हुए? कभी डोमिनेंट हुए ही नहीं, वो तो आसमान में उड़ रहे थे, जमीन तो हमेशा खाली थी। जमीन पे या तो रेप्टाइल्स है मैमल्स है, उन्होंने तो अपना हिसाब किताब भी अलग कर लिया ना। देखो रेप्टाइल्स है ना, दो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। रेप्टाइल से एक डायरेक्शन चलेगी मैमल्स की तरफ, एक चलेगी बर्ड्स की तरफ। तो और पहले ही मैमल्स आ गए थे, रेप्टाइल्स पहले मैमल्स आए बाद में बर्ड्स आए, तो पहले ही मैमल्स आ गए थे। और जब मैमल्स आए उस टाइम पे ऑलरेडी रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे। जब रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर वगैरह, तब ये मैमल्स डोमिनेंट होना शुरू हो गए, ठीक है ना। और धीरे 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 बर्ड्स भी हो रहे थे। तो ऐसा कोई टाइम है नहीं जहां पे हम ये बोले कि हाँ एज ऑफ बर्ड्स है, ऑरिजिन ऑफ बर्ड्स है बट एज ऑफ बर्ड्स नहीं है। ठीक, मैंने नहीं सुना कभी। तो सर ओरिजिन ऑफ बर्ड्स सीनोजोइक में आएगा? अभी मैंने खत्म नहीं किया तो मैं म्यूजिक पढ़ाऊंगा, अभी तो सिनोसाइड पे आऊंगा तो म्यूजिक पढ़ा लूं, तो मैंने से पहले पढ़ा है। तुमको पैरासाइट क्लियर है? पैरासाइट आपको क्लियर है कि नहीं है, बस इतना बता दो। अभी तो मैंने म्यूजिक सिनोसाइड पूरा पढ़ाया नहीं है, तो मैं म्यूजिक पढ़ाऊंगा, सिनोसाइड पढ़ाऊंगा। आपको इतना क्लियर है, मुझे बस इतना बता दो। पैरासाइट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो पैरासाइट को मिटा रहे हैं, बात कर रहे हैं म्यूजिक। अच्छा हाँ, पैलेसोइक को याद करने के लिए मेरा एक ट्रिक है, आप अपना कुछ भी बना सकते हो। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि कार्बन और सिलिकॉन, थोड़ा सा मतलब कि नॉन लॉजिकल सा है पर ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन दोनों कार्बन, मतलब कुछ गाड़ी है उसके ऊपर कार्बन और सिलिकॉन दोनों, तो ऐसा कुछ कार्बन और सिलिकॉन दोनों कार्बन। तो दिस गिव्स मी, बस याद रखना कि पहला कैम्बेरियन है, ठीक है ना, कि कार्बन का सूत्र करेगा कैम्बेरियन, इसको ये रख लो कार्बन, कार्बन मतलब कैम्बेरियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन, ठीक है। और याद करना बहुत सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ एम्फिबियंस, origin origin of vertebrates, origin of fishes, origin of amphibians, origin of reptiles. Clear? कोई डाउट? समझ गए ना? ऑर्डर बता दोगे ना? यहाँ पे लिख दूं, अगर इनके नीचे लिख दूं फिश की एज और ये क्या नाम है एम्फीबियन की एज, है ना, और ये इनवर्टिब्रेट्स की एज, ये तो एज हो गई। और जो जो उनकी एज है उनके अगले ऑरिजिन है। तो इनवर्टिब्रेट्स की एज है तो वर्टिब्रेट्स का ऑरिजिन है। फिशेस की एज है तो इससे पहले वाला फिशेस का ऑरिजिन है। एम्फिबियंस की एज है मतलब यही वाला रेप्टाइल्स का ऑरिजिन है। बस यार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। चलो घर बैठ के काम याद करना, प्रैक्टिस करके डाउट हो तो पूछना। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के अंदर बड़े ही सिंपल से पीरियड है, 3 पीरियड जिसमें भी हम पढ़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं इनके आप अपने एपॉक्स नहीं है, इनके भी अपने अपने एपॉक्स हैं, हम पढ़ते नहीं क्योंकि उतने इंपॉर्टेंस के नहीं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंस था वही पढ़ते हैं। तो 3 पीरियड इसमें इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी, क्रिटेशियस नहीं, टर्शियरी, जुरासिक,
एंड क्रिटेशियस। ये 3 मेजर स्टेक है पीरियड्स है कि सॉरी टर्शियरी ट्रायासिक, आई एम सॉरी ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। वो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। मैं तुमको इसका फंडा बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है। डायनासोर्स आए, डायनासोर्स डोमिनेट हुए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। आए, डोमिनेट हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। ओरिजिनल डायनासोर्स, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर्स एंड क्रिटेशियस क्या हो गया? एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कब हुए हैं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट। कौन एक्सटिंक्ट हो गए? डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, ट्रायसिक में डायनासोर्स का ओरिजिन हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ ओरिजिन ऑफ डायनो ही नहीं है, सुनना ध्यान से, इट इज आल्सो ओरिजिन ऑफ मैमल्स। देखिए सारे मैमल्स जो ओरिजिनेट हुए थे ना इसमें इसमें ट्रायसिक में, वो सारे आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनमें से कोई नहीं बचा हमारे पास। तो ओरिजिनल मैमल्स जरूर है, लेकिन मैमल्स पुराने वाले हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक। अच्छा, जब आप डायनासोर की मूवी देखते हो तो मूवी का नाम क्या होता है? जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क उसका मूवी का नाम ही इसलिए क्योंकि जुरासिक जो पीरियड है वो डायनासोर के लिए क्या है? फेमस है। मतलब जुरासिक कैन बी सेड एज एज ऑफ डायनासोर्स, एज ऑफ डायनासोरस। अब ये बताओ कि बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए? रेप्टाइल्स से। कौन से रेप्टाइल से? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या? आर्कियोप्टेरिक्स। आज के पेटेरिक्स तो उनका एंसेस्टर था ना, डायनासोर से इवॉल्व हुए, बट डायनासोर से, ठीक है ना, डायनासोर से इवॉल्व, डायनासोर से एक लाइन गई है टुवर्ड्स बर्ड्स। तो बर्ड्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड डायनासोर, यू कैन से दैट। तो अगर एज ऑफ डायनासोर जुरासिक है तो सोचो बर्ड्स कब आए होंगे? जुरासिक में, यहीं पे नाम हुआ था ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। तो डायनासोर्स में से धीरे धीरे डोमिनेंट थे, पूरे फैले हुए थे, उनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे, और उन्हीं डायनासोर्स में एक मॉडिफाइड एक ऑर्गेनिज्म का थोड़ा अलग सा नोन एज आर्कियोपेटेरिक्स। और आर्कियोपेटेरिक्स से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए। हमारे पास हमें आर्कियोपेटेरिक्स का फॉसिल मिला है, और दैट फॉसिल डेट्स बैक टू समवेयर बिटवीन क्रिटेशियस एंड जुरासिक। इन दोनों के बीच की उसकी एज है फॉसिल। तो हम ऐसा मानते हैं कि जुरासिक के ही एंड में और क्रिटेशियस की शुरुआत में, मतलब कि दोनों के बीच में कहीं पे कौन इवॉल्व हुए? बर्ड्स इवॉल्व हुए। हम स्टिक टू जुरासिक, ठीक है ना। तो पूछेगा ओरिजिन ऑफ बर्ड्स क्या होगा, तो वही ओरिजिन ऑफ बर्ड्स का वही टाइम है जब डायनासोर्स क्या थे? डोमिनेंट थे। ये बात आई सपोज आपको याद रहेगी। अच्छा, अब बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्रिटेशियस के बारे में। क्रिटेशियस के बारे में हालांकि कोई खास बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है इन द केस ऑफ एनिमल्स, लेकिन प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी प्यारी प्यारी बात है। मैंने तुमको क्या बोला था कि मीसोजोइक एरा जो है, मीसोजोइक जो एरा है वो किसका एरा है? प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट है। तो मीसोजोइक एरा जब खत्म हो रहा होगा, सिनोजोइक एरा जब आ रहा होगा, तो दुनिया में कौन से वाले प्लांट्स आए होंगे? एंजियोस्पर्म्स आए होंगे, क्योंकि सिनोजोइक कोई डोमिनेंट है। तो खत्म कब हो रहा है? क्रिटेशियस में। तो क्रिटेशियस खत्म होते होते तक सिनोजोइक आते आते तक आपको दे गया कौन? एंजियोस्पर्म्स दे गया। तो ये ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म भी है। और याद रखना, अच्छा एंजियोस्पर्म में ना सुनने में ऐसा लगता है, सोचने में ऐसा लगता है कि देखो पहले मोनोकॉट्स आए होंगे, फिर मोनोकॉट से एक कॉटिलेडन बढ़ गया होगा तो डाइकॉट हो गए होंगे। पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन उल्टा है, ठीक है ना। पहले डाइकॉट आए और डाइकॉट के बाद फिर कौन आए? मोनोकॉट्स आए। तो पहले डाइकॉट है, बाद में मोनोकॉट है। तो एंजियोस्पर्म में कौन इवॉल्व है? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट। और फिर कौन इवॉल्व हुआ? मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट का इवोल्यूशन पहले है, मोनोकॉट का क्या है? बाद में। ये भी याद रखना। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके, नहीं है, बहुत अच्छी बात।
ये खत्म हो गया आपका मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे सीनोजोइक एरा की। सीनोजोइक एरा में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सीनोजोइक एरा में दो ही पीरियड्स हैं, एक टर्शरी है, क्वाटरनरी है। एक है टर्शरी और एक है क्वाटरनरी, ठीक है ना। जो टर्शरी वाला है उसमें कुछ एपॉक्स हैं। ओके, तो ये खत्म हो गया सिनोजोइक एरा। आज शुरुआत हो रही टर्शियरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। अब पीरियड्स के अंदर ये इसके अंदर कुछ एपॉक्स हैं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये हो गए टर्शियरी पीरियड के एपॉक्स। और क्वाटरनरी पीरियड के अंदर भी आपके पास एपॉक्स हैं दो, एक प्लीस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अभी कौन सा वाला एरा चल रहा है, तो आप बोलोगे सिनोजोइक एरा चल रहा है। तो बोलेगा कौन सा वाला पीरियड चल रहा है, तो बोलोगे क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है। तो बोलेगा कि कौन से वाला एपॉक चल रहा है, तो बोलोगे होलोसीन एपॉक चल रहा है। और ये बड़े सिंपल से हैं, इस सब में मैमल्स ही डोमिनेंट रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस के एवोल्यूशन की बात करूं, तो ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हो कि यू कैन से कि एवोल्यूशन ह्यूमंस का, अगर जब बात करें ड्राई बॉडी के साथ में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मायोसीन से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। फिर प्लायोसीन में ह्यूमन लाइक होमो, जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, वो सब प्लायोसीन में आ रहे थे। और जो होमो सेपियन सेपियन है, या जो ह्यूमन होमो सेपियन है, चाहे वो निएंडरथल मैन हो, चाहे वो क्रो-मैग्नॉन हो, उनके जो ओरिजिन है वो प्लीस्टोसीन में हुए हैं। और उसके बाद फिर फाइनली जो मॉडर्न ह्यूमन है वो होलोसीन में आगे चलता आया है। मतलब मैमल्स के एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है सीनोजोइक एरा, ठीक है। और सभी तरीके के मैमल्स है ना। अब देखो मैमल्स में क्या सिर्फ ह्यूमन थोड़ा इवॉल्व हुए हैं। मॉडर्न जिराफ, मॉडर्न हॉर्स, ये सब जो हॉर्स है, इक्वस हॉर्स, है ना, ये सब भी इसी टाइम पे ज्यादा क्या हुआ है। हॉर्स हो गया और डंकी हो गया और ज़ीब्रा हो गया। डंकी, हॉर्स और ज़ीब्रा का ओरिजिन एक ही है, ठीक है ना। दोनों के सबके इंसेस्टर्स एक ही हैं, ठीक है ना। फिर ये पूरी पूरी डॉग फैमिली, डॉग अलग, वुल्फ अलग, जैकार्ड अलग, है ना। और मतलब जितने तरीके की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, मतलब पैरेलल इवोल्यूशन उनका भी तो हुआ है अगर ह्यूमंस का हुआ है, ठीक है ना। अगर अगर ये प्राइमेट्स की प्रजाति मंकी, चिंपैंजीज और ह्यूमंस की तरफ डायरेक्ट की है, तो ऐसे ही कैट फैमिली भी इवॉल्व हुई है, ऐसे ही डॉग फैमिली भी इवॉल्व हुई है ना। ऐसे ही ये वाली काऊ वाली फैमिली भी इवॉल्व हुई है ना। तो ये सब चीजें एक साथ पैरेलली जो मैमल्स हैं वो पूरे के पूरे सीनोजोइक एरा में अच्छे तरीके से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो आप बस इतना ही ध्यान रखना है, जो समझने वाला है कि जो होमो सेपियंस हैं वो आपके प्लीस्टोसीन में होमो सेपियंस आएंगे। मैं आपको अगेन ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ाई दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और प्लायोसीन में ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसे होमोनिड्स कहते हैं,
वो अपीयर होंगे। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्शियरी पीरियड है और इससे पहले वाला पीरियड कौन सा था? क्रिटेशियस पीरियड था। तो एक मास एक्सटिंक्शन हुआ, इसको बोलते हैं केटी एक्सटिंक्शन। ये याद रखना, ये कहीं दिया नहीं हुआ, काम भी होता है, आपको आइडिया मुझे बता दूं। केटी एक्सटिंक्शन एक मास एक्सटिंक्शन है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे केटी का मतलब क्रिटेशियस टर्शियरी मास एक्सटिंक्शन है। वो क्रिटेशियस को के से बोल देते हैं क्योंकि साउंड उसकी के की है ना। तो के की मतलब क्रिटेशियस टर्शियरी मास एक्सटिंक्शन। यही वो मास एक्सटिंक्शन है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि डायनासोर्स जिसमें एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो क्रिटेशियस टर्शियरी का मतलब जब क्रिटेशियस खत्म हो रहा था और टर्शियरी शुरू हो रहा था, तो यही वो एक्सटिंक्शन इसमें मानते हैं कि कोई मेटेरॉइड टकराया था और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ एक्सटिंक्ट हो गए थे, जिनमें क्या नाम है इनका, डायनासोर्स मेन ऑर्गेनिज्म से जो क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो आई सपोज जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले मुझसे। बहुत साल पहले क्या नाम है ये कहते हैं इसको हॉर्स इवोल्यूशन। हॉर्स इवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अभी आपके सिलेबस में उतना हॉर्स इवोल्यूशन रहा नहीं है, तो इसलिए मैं हॉर्स इवोल्यूशन की बात नहीं करूंगा। अभी हॉर्स इवोल्यूशन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो ये और डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो चार पॉइंट्स बताने हैं मुझे। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वो पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अब तक जो बताया ना, उससे उसमें एनसीईआरटी की लाइंस नहीं थी, मतलब कि वो उतना ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया। अब जो लिखवाने जा रहा हूँ वो प्योर लाइंस है एनसीईआरटी की, उनको आपने बस रट्टा मार लेना अच्छे से। ओके, तो ये कुछ लाइंस है एनसीईआरटी की, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ और आप इसको ऐसे ही रट्टा मारेंगे। इसमें एक भी लाइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। रट्टा मार लो, मार्क्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर मत मार। इन्वर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुआ। तो कोई पूछता है इन्वर्टिब्रेट्स कितने साल पहले इवॉल्व हुए? आंसर इज 500 मिलियन ईयर्स अगो। और आप पागल नहीं हो जाता, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। कोई 5 into 10 की पावर 8 दे देना तो वो सोचा सर हमें तो पता ही नहीं था, आपने 500 मिलियन दिया था। दिमाग लगा लेना, 500 और मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 होता है, ठीक है ना। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए, और इवॉल्व भी नहीं हुए, इवॉल्व होने का इस टाइम पे जो है डोमिनेंट होने लगे, ठीक है। जॉलेस वर्टिब्रेट्स 350 मिलियन ईयर्स अगो आए। अगेन पागलपंती मत करना, दिमाग में एकदम चला लेना मैं ज्यादा। जॉलेस वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है
कि तुम्हारे साइक्लोस्टोम वाले ऑर्गेनिज्म, साइक्लोस्टोम नहीं, साइक्लोस्टोम के एंसेस्टर कौन, ऑस्ट्राकोडर्माई, ठीक है ना। तो पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म, पुराने जमाने की फिश थी जो साइक्लोस्टोम्स के भी एंसेस्टर है, वो इवॉल्व हुए थे। ये मत सुना है साइक्लोस्टोम आ गए थे 350 मिलियन। साइक्लोस्टोम्स जो है वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो बाप दादा थे, उनके जो वो जिससे इवॉल्व हुए वो आए थे 350 मिलियन ईयर्स अगो। क्या था, पहले जॉलस वर्टिब्रेट्स आए, फिर जॉर्ड वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। और जॉर्ज वर्टिब्रेट्स में कौन आए हैं, स्ट्रॉन्ग जॉ वाली आई है प्लाकोडर्माई, प्लाकोडर्माई स्ट्रॉन्ग जॉ वाली है, उनसे फिशेस इवॉल्व हुई है। ये मैंने लिखवा रखा तुम्हारे 11th के नोट्स में, ठीक है। तो जॉलस फिशेस या जॉलस वर्टिब्रेट्स इवॉल्व है 350 मिलियन ईयर्स अगो। अब एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है उसके ऊपर कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, 200 मिलियन ईयर्स अगो कुछ रेप्टाइल्स पानी में चले गए, वेन इनटू वाटर, तो इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। मतलब रेप्टाइल्स लैंड वाले ही थे, पानी में चले गए, ठीक है, और फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। एग्जांपल दिया हुआ है इक्थियोसॉरस, और इक्थियोसॉरस कोई बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना। क्यों, इक्थीस का मतलब भी फिश होता है, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस, तो इक्थीस का मतलब भी फिश होता है। तो इक्थियोसॉरस, सौरा वर्ड हम रेप्टाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, एक्चुअली लिजर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल लाइक ऑर्गेनिज्म, तभी डायनोसॉरस, है ना। तो सॉरस वर्ड इक्थियोसॉरस मतलब फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हो गया, तो मतलब फिश लाइक रेप्टाइल बन गया, तो इक्थियोसॉरस का एग्जांपल दिया हुआ है। तो रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल पानी में चले गए तो इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स में 200 मिलियन ईयर्स अगो। और 200 मिलियन ईयर्स अगो से रिगार्डिंग एक और एनसीईआरटी में दी हुई है क्या, कि जायंट फर्न्स वर प्रेजेंट 200 मिलियन अगो, मतलब कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना, जब डायनासोर्स भी थे, है ना, मजे से घूम रहे थे, ठीक है ना, उस टाइम पे जायंट फर्न्स थे, मतलब टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट थे, साथ में जिम्नोस्पर्म्स थे, है ना। तो 200 मिलियन ईयर्स अगो बड़े बड़े जायंट फर्न्स भी हुआ करते थे, ठीक है ना। ओके, जिसका एक्चुअली ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं पे आर्बोरिसेंट लाइकोपॉड्स की, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। लाइकोपॉड्स की बात कर रहा है, क्योंकि आर्बोरिसेंट, दो तरीके के लाइकोपॉड्स होते हैं, हर्बेशियस एंड आर्बोरिसेंट। ये आर्बोरिसेंट लाइकोपॉड्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लाइकोपॉड्स। तो ये बातें हैं एनसीईआरटी। एक और लाइन है एनसीईआरटी की जो ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सी वाली, कि 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना, डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। जिसको ना याद रहे 65, वो बस याद रख लेना किसी भी तरीके से, ठीक है ना, कि जैसे चिकन 65 आता है एक डिश, वैसे याद रखना डायनासोर 65, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर कि डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली चीज जो इवोल्यूशन के क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट है वो है 1938। ये अगेन मैं दोबारा बता दूं, ये मैं तुमको एनिमल किंगडम में पहले पढ़ा चुका हूँ। 1938 में एक फिश को पकड़ा गया साउथ अफ्रीकन वाटर्स में से, जिसको मान लिया गया था कि वो एक्सटिंक्ट है। भाई 8-10 साल तक जब कोई स्पीसीज में नहीं मिलता, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता याद आ रहा है, शायद 10 साल का रेंज है कि 10 साल तक अगर हम वाइल्ड में किसी स्पीसी को नहीं पकड़ पाते, ढूंढ पाते, तो उसकी ट्रेसेस नहीं मिलती, तो उसको हम एक्सटिंक्ट मान लेते हैं। तो सीलोकांथ, दैट इज द लोब फिन फिश, इस लोब फिन फिश को एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। लेकिन 1938 में फिर से इसे पकड़ा गया, देखा गया, तो बोला ये एक्सटिंक्ट ही नहीं हुई है। तो जब इसे एनालाइज किया गया साउथ अफ्रीकन वाटर से, तो दोबारा पकड़ा गया है। तो ये लोब फिन फिश की खास बात क्या है, लोब फिन फिश की खास बात क्या है कि इसके फिन्स में लोब्स हैं, लोब्स समझते हो ना, लोब्यूल लाइक। तो ये फिश ना ऐसे करके बताया था पहले भी, ऐसे करके इस तरीके से, ऐसे अपने हाथ के बल, हाथ कह रहा हूँ फिन के बल, फिन क्योंकि लोब था, तो ऐसे करके पानी से बाहर आ जाती थी, पानी से बाहर आके चलती फिरती रहती थी। और क्योंकि ये बोनी फिश थी, इसके पास एयर ब्लैडर भी था, ये अपने एयर ब्लैडर को इस्तेमाल करती थी लंग्स की तरह, है ना। तो लंग्स की तरह एयर ब्लैडर को इस्तेमाल करती थी, पानी से बाहर आ जाती थी। मतलब ये कुछ एम्फीबिया जैसा कर रहे थे। तो हम मानते हैं कि सीलोकैंथ यानी द लोब फिन फिश इज अ लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है कौन, सीलोकैंथ, द लोब फिन फिश। साल याद रखना 1938, जगह याद रखना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का साउथ अमेरिका मत करके आना, ठीक है ना, पता चल दिमाग ब्राजील चल रहा है और पहुंच गया साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो इतना ही है। अब इतनी बात है ना दिमाग में डाल देना, ठीक है। क्या बताया, ये बातें एनसीईआरटी, ये जो यहाँ पे दे रखी है, ये 5 बातें एनसीईआरटी की, प्लस 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर मर गए, ये वाली बात। और
ये इतने पॉइंट्स, और कौन सा वाला एरा, कौन सी वाली एज किसकी है, इतने पॉइंट। इतना दिमाग में डाल लोगे ना तो मान ले बहुत है। और अगर इतना नहीं डाल सकते दिमाग में तो फिर मुझसे पता कर लेगा एग्जाम देने के बाद कि बीएससी के लिए कौन कौन से कोर्सेज या कौन कौन से फील्ड में बीएससी की जा सकती है। अगर नहीं डाल सकते तो डाल सकते तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मुझसे मेडिकल कॉलेज पूछ लेना। ठीक है, तो ये तो हुआ तुम्हारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। किसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डाउट है तो बोलो हाँ, नहीं है तो बोलो ना, हम आगे बात करेंगे। ओके, अब तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझते हुए आगे बढ़ूँ। ओके, जैसा कि आपको पता है आपका इवोल्यूशन जो है वो फेज 4 में, फेज 5 में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपके इस फेज में हमारे पास इवोल्यूशन है और दूसरा चैप्टर ह्यूमन डिजीज ही है। तो हमारे पास 2 ही चैप्टर है, जिनमें से एक हम ऑलरेडी बस करने ही जा रहे हैं। एक क्लास और लगेगी मुझे, तो मुझे 2-3 चीजें और, एक ह्यूमन इवोल्यूशन में टाइम लग जाएगा बस। तो अब आज हमारे पास चौथा टॉपिक है, वो है थोड़ा सा बता रहा हूँ प्लांट एवोल्यूशन। अब तुम लोग एक काम करोगे, क्या काम करोगे, तुम लोग अपनी एनसीईआरटी खोलोगे। एनसीईआरटी सब लोगों के पास है? अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के अंदर ना एक एक्चुअली बता रहा हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी का जो पेज है ना, बाहर वाला पेज, मेरे पास एक मिनट एनसीईआरटी है क्या? एक मिनट रुकना, मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला टॉपिक ना मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज कोई मतलब नहीं है मैं इसको बोर्ड पे बनाऊं और फिर समझाऊं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू, जस्ट गिव मी 2 minutes।
ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब बेटा सुबह मैसेज ना मैं ही पढ़ता हूँ, जरा सोच समझ के लिखा तुम क्या लिख रहे हो। ये सोच लिया करो तुम मुझे बोल रहे हो जो मैसेज बोल लिख रहे हो। ओके, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू गाइस। अभी तो आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी ना? नो सर। ओके, एक मिनट, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस। वेयर इज द स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन? कितने टाइम से मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, भूल गया हूँ। ओके, आई सपोज आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर। ओके, तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये तो हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी में ही बना पड़ा है, बाहर ही बना हुआ है ये डायग्राम, है ना? अगर कभी एनसीईआरटी का बाहर कवर देखा हो तो ये उतना इंपॉर्टेंट, उतना मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम आपको रटना, आपको ना डायग्राम रटना नहीं है, बट अब ऐसी बात है, आपको इसमें बस इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि इसमें क्या वो बताना चाह रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना? बच्चे देखते हैं पता नहीं क्या ही दे रखा है डायग्राम में, तो बहुत मुश्किल सा नहीं है, मैं बताता हूँ क्या आपको समझना है। अब देखो, इसमें जहां ये प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं ना, ये वो वाला टाइम है, जैसे कि ये दे रखा है, मान लो कि मैं आपको पॉइंट करके बताता हूँ, मान लो कि ये दे रखा है फर्न्स। तो जहां फर्न्स दिया हुआ है ना, मतलब उस टाइम पे फर्न्स इवॉल्व हुए हैं, ठीक है? और वो फर्न्स का आप समझ लो डोमिनेंट टाइम है। तो जहां नाम लिखा हुआ है ना, वो समझ लो उस ऑर्गेनिज्म का जहां नाम दिया हुआ ओरिजिन, और उसके आगे जो उसका थिकनेस है वो उसका डोमिनेंट टाइम है। मतलब आप ये समझो कि जहां नाम दिया हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम वो टाइम है जब वो इवॉल्व हुआ है, और इवॉल्व होके फिर आगे वो डोमिनेंट हुआ है। क्लियर? अच्छा, अब इस पूरे चार्ट को जब हम देखते हैं, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने वो क्या है, आप देखो सारे प्लांट्स को अगर हम पीछे ट्रेस बैक कर दें तो सबसे नीचे आपको कौन सा प्लांट नजर आ रहा है, बताओ जरा मुझे। सबसे नीचे जोप्रोफाइलम है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइट एंसेस्टर, सबसे ग्रीन में लिखा हुआ है ना, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। तो ये अब आपको क्या पढ़ा, आप क्या समझा आपने कि सारे प्लांट्स का जो एंसेस्टर है वो क्लोरोफाइट्स हैं। ठीक है ना? फिर क्लोरोफाइट्स आप देखो, एक लाइन चली गई सीधा ब्रायोफाइट्स के लिए। मतलब ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। ब्रायोफाइट्स डायरेक्टली इवॉल्व हुए हैं, सिंपल, सीधा क्लोरोफाइट से एक लाइन गई और ब्रायोफाइट्स आ गए। क्लियर? अच्छा, ब्रायोफाइट्स में ना तो ट्रैकीड्स होते हैं ना वेसल्स होते हैं, ना जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं ना जाइलम वेसल्स होते हैं। अब जिनमें जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, मतलब जिनसे ट्रैकियोफाइट्स आए, मतलब कि ट्रैकीड्स वाले ऑर्गेनिज्म आए हैं, उन्हें हमने बोला ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। तो क्लोरोफाइट्स है ट्रैकियोफाइट, लेकिन उससे पहले ही ब्रायोफाइट्स ऑरिजिन में आ चुके थे। ठीक है ना? लेकिन प्रॉपर ब्रायोफाइट्स जो आज हम देखते हैं वो टर्शियरी पीरियड में जाके आए हैं। ठीक है ना? लेकिन एक लाइन अलग से चली गई, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो क्लोरोफाइट से हुआ ट्रैकियोफाइट, ट्रैकियोफाइट से भी एक लाइन चली गई तो वो जोस्टेरोफाइलम, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन ये जरूरी है कि जोस्टेरोफाइलम के बाद वेस्कुलर बंडल्स थे, तो वेस्कुलर बंडल सिल्यूरियन पीरियड में आ गए थे। ठीक है ना? फिर जोस्टेरोफाइलम से आप देखो एक ग्रुप गया है आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स। ये वही आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स हैं जो बड़े बड़े जाइंट फर्न्स थे, लेकिन ये बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। देखो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, ये वहीं पे खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि ये ना वहीं पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब इन्हीं में से एक लाइन गई टुवर्ड्स हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, मतलब वो लाइकोपॉड्स जो साइज में छोटे थे, हर्ब लाइक, तो वो आज भी मौजूद हैं। तो जो आगे लाइन आगे तक जा रही है ना, जो लाइन एंड तक जा रही है, उसका मतलब क्या है कि वो आज भी मौजूद हैं। ठीक है? तो ये अब आज ही मौजूद है। अर्बोरेसेंट वाले क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, और देखो, फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना, फिर राइनिया टाइप प्लांट्स है, राइनिया टाइप प्लांट से इवॉल्व है साइलोफाइटॉन। अब आप देखो बाकी बचे हुए फर्न्स, गिंकोस, कॉनिफर्स, नेटल्स, साइकस, डाइकॉट्स, है ना, इन सब का कॉमन एंसेस्टर कौन है? साइलोफाइटॉन। तो कोई आपसे पूछता है कि फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स का कॉमन एंसेस्टर कौन है? साइलोफाइटॉन। लेकिन किसी ने आपसे अगर पूछ लिया कि ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो आप साइलोफाइटॉन नहीं बोलोगे, क्योंकि साइलोफाइटॉन ब्रायोफाइट्स नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? क्लोरोफाइट।
क्लोरोफाइट, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग। कि कोई ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट का नाम ले ले अगर, तो आप फिर पीछे जाओगे, कहाँ ट्रेस बैक करूं, कहाँ 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 कॉमन आ गया, क्लोरोफाइट पे आके कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो कॉमन एंसेस्टर हम ऐसे बोलते हैं। खैर, तो साइलोफाइटा इन सबका कॉमन एंसेस्टर है। अच्छा, इससे डायरेक्टली कौन कौन इवॉल्व हुए हैं? नेटल्स इवॉल्व हुए हैं, कॉनिफर्स इवॉल्व हुए हैं, गिंकोज इवॉल्व हुए हैं, फर्न्स इवॉल्व हुए हैं, और स्फेनोप्सिड्स इवॉल्व हुए। तो स्फेनोप्सिड्स, फर्न्स, गिंकोस, कॉर्निफर्स, नेटल्स इससे डायरेक्टली इवॉल्व हुए हैं। क्लियर? जिसमें कॉनिफर्स और नेटल्स, गिंकोस ये सब टेरिडोफाइट्स हैं, पता है आपको। और फर्न्स और स्फेनोप्सिड्स आपके टेरिडोफाइट, सॉरी, ये फर्न्स और स्फेनोप्सिड्स ये आपके टेरिडोफाइट्स हैं। और गिंकोस, कॉर्निफर्स और नेटल्स ये आई सपोज आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है। तो साइलोफाइटा इनका कॉमन एंसेस्टर रहा है। फिर आप देखो क्या है यहाँ पे, एक लाइन गई है प्रो जिम्नोस्पर्म्स, फिर उससे इवॉल्व हुए सीड फंड्स, और सीड फंड से इवॉल्व हुए हैं साइकस और एंजियोस्पर्म्स के डाइकॉट। मतलब कोई आपसे साइकस और एंजियोस्पर्म का कॉमन एंसेस्टर पूछता है तो आप सिंपली सीड फंड बोल सकते हो, आप प्रो जिम्नोस्पर्म बोल सकते हो, आप साइलोफाइटा बोल सकते हो, तो पीछे वाला तो कोई बोल सकते हो ना, पीछे वाला तो कोई भी चलेगा। अच्छा, कोई मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर बोलता है अगर साइकस और डाइकॉट्स का, तो आ जाएगा सीड फंड्स। तो मोस्ट रिसेंट बोलेगा तो सीड फंड, बाकी सीड फंड से पीछे सारे के सारे कॉमन एंसेस्टर तो हैं ही। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? ओके, तो साइकस, अच्छा अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकस और एंजियोस्पर्म्स में इतनी सिमिलैरिटीज क्यों है। क्यों है? क्योंकि दोनों को कॉमन एंसेस्टर एक ही है, सीड फंड्स। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, साइकस तो इन सबके साथ आ गया था। फिर देखो डाइकॉट आए हैं पहले, फिर डाइकॉट के बाद कौन आए हैं? मोनोकॉट्स आए हैं। तो आप समझ रहे हो कि इस चार्ट में आपने रट्टा कुछ नहीं मारना, आपने बस ओवरऑल कंसेप्ट से समझना है। क्या क्या बातें समझनी है, बहुत मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। कि क्लोरोफाइट सारे के सारे प्लांट्स का एंसेस्टर है, ठीक है ना। लाइकोपॉड्स दो तरीके के हुआ करते थे, हर्बेशियस और एर्बोरेसेंट। एर्बोरेसेंट एक्सटिंक्ट हो गए, हर्बेशियस आज भी मौजूद हैं। बाकी सारे टेरिडोफाइट्स, अगर हम लाइकोपॉड्स को छोड़ दें, बाकी सारे टेरिडोफाइट्स जैसे कि फर्न्स, आप टेरिडोफाइट ना बोल के आप बोलो बाकी फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का कॉमन एंसेस्टर कहीं ना कहीं पे साइलोफाइटॉन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम रीसेंट एंसेस्टर की बात करें कि साइकस और एंजियोस्पर्म का कौन है, तो आप बोलोगे सीड फंड्स। डाइकॉट और मोनोकॉट में डाइकॉट पहले आए हैं, फिर मोनोकॉट आए हैं। तो बस यही आपको याद रखना है। और आप अब आप देखो एक चीज और ध्यान से देखना, फर्न्स, कॉनिफर्स, गिंको, हॉर्सटेल्स ये सब ड्राई किस्म के प्लांट्स हैं। नेटल्स, साइकस ये सारे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स ये सब डोमिनेंट कब हैं? ये जुरासिक क्रिटेशियस मतलब मीसोजोइक में डोमिनेंट है। और सीनोजोइक आते ही प्लांट्स में कौन डोमिनेंट हो गया? एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंट हो गए हैं। तो इस चार्ट से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो। आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। ये चार्ट आप 2-3 बार देखोगे अपने एनसीईआरटी से, आप अपने हाथ से 1-2 बार बनाओगे तो आई सपोज आप समझ जाओगे, ठीक है। और बाकी मुझे लगता नहीं आपको इतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने तो एवोल्यूशन निकाल ही दिया है सीबीएसई वालों ने, तो आपके एग्जाम में तो आ नहीं रहा, बोर्ड के एग्जाम में तो आ नहीं रहा। तो बोर्ड के एग्जाम में आ नहीं रहा तो हो सकता है नीट से भी गायब ही हो जाए, जो जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है भी। खैर, अपना काम तो आपको पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ से गायब हो जाएगा तो बाय चांस क्वेश्चन आ भी गया तो भी आप कर लोगे। और मान लो कि प्लांट किंगडम आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसको पढ़ने के बाद दोबारा प्लांट किंगडम जब पढ़ोगे तब तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो जाएगा वो। तो कोई डाउट किसी को इसमें, आगे बढ़े? नो डाउट। ओके, चलिए तो अगला वाला समझते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो, ये है एनिमल और मतलब कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के बारे में। अब आप देखो ध्यान से, सबसे नीचे आ जाओ। सबसे पुराने रेप्टाइल्स कौन से दिख रहे हैं आपको? जो कार्बोनिफेरस में है वो है अर्ली रेप्टाइल्स, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दिख रहा है सबसे नीचे वो पिंक कलर का, ठीक है, दिख रहा होगा ना सबको? यस सर। ओके, चलो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये है ना। तो इससे अब आप देखो 2 लाइनें गई हैं। कौन कौन सी लाइन गई है मैं मार्क करता हूं। एक लाइन चलेगी सौरोप्सिड्स के लिए, और एक चलेगी साइनोप्सिड्स के लिए। पहले सौरोप्सिड्स की बात करते हैं।
सौरोप्सिड्स यानी आपके लिजर्ड लाइक। अब देखो एक सीधी लाइन जा रही है, अब ध्यान से देखोगे ना इसमें, तो बेटा एक सीधी लाइन गई है लिजर्ड्स के साथ, मतलब इन जो आप लिजर्ड आज जो आप छिपकलियां देखते हो या लिजर्ड्स देखते हो वो डायरेक्टली सौरोप्सिड से इवॉल्व हो गई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब इसी लिजर्ड्स से सबसे पहले एक लाइन गई है सिनैप्सिड की तरफ, उसको भूल जाओ अभी। इसी लाइन से लेफ्ट में आ जाओ, एक लाइन जा रही है, आई एम सॉरी, एक लाइन जा रही है टुवर्ड्स दी टर्टल, मतलब समझो जरा ध्यान से, ये तो जा रही है सौरोप्सिड्स वाली लाइन। अब यहां से सौरोप्सिड्स में से ही सबसे पहले एक लाइन कट गई, एक ब्रांचिंग डिसेंट हुआ जो टर्टल में डायरेक्टली इवॉल्व हो गई। कौन आ गए? टर्टल्स। मतलब लिजर्ड से ही एक लाइन किसकी तरफ चली गई? टर्टल्स की तरफ। फिर टाइम के साथ साथ एक और लाइन गई है। अब वो अगली लाइन कौन सी गई? तो पहले हुए इवॉल्व टर्टल्स के बाद जो अगली लाइन आप देख रहे हो वो गई टुवर्ड्स थीकोडोंट्स। दिख रहा है ये ग्रीन सा थीकोडोंट्स। इस थीकोडोंट्स मतलब वो जायंट रेप्टाइल्स जिनके थीका वाले टीथ थे। अब इनमें डायरेक्टली एक लाइन चलेगी क्रोकोडाइल्स में, इसीलिए क्रोकोडाइल के दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं, क्योंकि वो थीकोडोंट से इवॉल्व हुए। बाकी रेप्टाइल्स कैसे? प्लूरोडोंट या एक्रोडोंट, तो वो गए क्रोकोडाइल की तरफ लाइन चली गई। अब इसी लाइन में से, थीकोडोंट की लाइन में से बेटा एक लाइन आप ध्यान से देख रहे हो कि कौन सी निकल रही है? डायनासोर की निकल रही है। किसकी निकल रही है? डायनासोर की निकल रही है, लेकिन आगे खत्म हो रही है, मतलब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो इन्हीं थीकोडोंट से क्रोकोडाइल इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, एक सीधी लाइन से कौन इवॉल्व हो गए? क्रोकोडाइल से। और एक साइड से पटरी चली गई, एक साइड से लाइन चली गई किसकी तरफ? डायनासोर की तरफ। और डायनासोर में से आप देख रहे हो कि एक लाइन साइड में निकल गई किसकी तरफ? बर्ड्स की तरफ। किसकी तरफ? बर्ड्स की तरफ। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बर्ड्स और डायनासोर का कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स और डायनासोर्स का भी एक क्या रहा है कॉमन एंसेस्टर? कौन? थीकोडोंट। क्लियर है पॉइंट। तो लिजर्ड्स मतलब छिपकलियां ही मॉडिफाई हुई हैं थीकोडोंट में, और वही छिपकली मान लो कि बड़े बड़े दांत वाली हो गई और पानी में रहने लगी तो क्रोकोडाइल बन गया। वही छिपकली बड़ी हो गई, बहुत जायंट हो गई, वो डायनासोर बन गया। और उन्हीं डायनासोर में से एक लाइन चली गई मासूम से डायनासोर, उड़ने वाले प्यारे से, वो आपके बर्ड्स बन गए, है ना। तो आप देखो किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, ये सब सौरोप्सिड से ही हो रहा है, ये सब सौरोप्सिड्स हैं। फिर देखो एक लाइन चली गई आपकी लिजर्ड से, छिपकलियों से, ध्यान से देखना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये चलेगी टुवर्ड्स स्नेक्स। तो लिजर्ड से कौन हो इवॉल्व हो गए? सॉरी, टॉटरास भी स्मॉल लिजर्ड लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वेरनस वगैरह, टॉटरा हो गई। ठीक है ना, स्फेनोडॉन जिसको बोलते हैं, है ना, जो एक ही है। फिर इसी लिजर्ड से एक लाइन चली गई टुवर्ड्स, लास्ट में सबसे आखिर में इवॉल्व हुए स्नेक्स। तो सबसे नए कौन है? अब देखो, आप इसमें टाइम भी देख सकते हो, जुरासिक के टाइम पे जब बर्ड्स आए हैं उस टाइम पे इवॉल्व हुए स्नेक्स। तो लिजर्ड्स, टर्टल्स, टॉटरास, क्रोकोडाइल्स, इन सब में सबसे जो नए हैं वो कौन है? स्नेक लास्ट में इवॉल्व हुए हैं। हाँ, डायनासोर्स उसके भी बाद हुए हैं, लेकिन इन सभी मेन लिजर्ड, टर्टल्स, लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स और टॉटरास में और स्नेक्स में सबसे नए कौन से हैं? ब्रांड न्यू कौन से? स्नेक्स हैं। तो ये सब आप इस चार्ट से देख सकते हो। अब ये तो हुआ सारे के सारे रेप्टाइल्स की बात, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब फिर आप क्या देख रहे हो? अब आप देखते हो कि दूसरी जो लाइन थी जो सौरोप्सिड से हटा देते हैं, किस पे आ जाते हैं? सिनैप्सिड्स पे आ जाते हैं। अब सिनैप्सिड्स में एक एंसेस्टर है प्लेकोसॉरस जो एक्सटिंक्ट हो गए। प्लेकोसॉरस से सीधी लाइन जा रही है, कोई ब्रांचेस नहीं। प्लेकोसॉरस एक्सटिंक्ट होता होता इवॉल्व कर गया थेराप्सिड्स को, थेराप्सिड से इवॉल्व हुए मैमल्स। ठीक है, तो आप समझ लो कि रेप्टाइल्स ही थे। रेप्टाइल्स की एक ब्रांच सौरोप्सिड्स है, उसी की सौरोप्सिड की ब्रांच से थीकोडोंट आए हैं, उसी थीकोडोंट से बर्ड इवॉल्व हो गए, और एक अलग ही ब्रांच, एक अलग ही लाइन चली गई टुवर्ड्स द मैमल्स। तो मैमल्स एक अलग लीनिएज के हैं, बर्ड्स एक अलग लीनिएज के हैं। आ रही बात समझ में? तो दैट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में ये लिंक है कि प्रिमिटिव रेप्टाइल से डायनासोर्स, डायनासोर से बर्ड्स, प्रिमिटिव रेप्टाइल से एक दूसरी एकदम ही डिफरेंट लाइन चली गई है सिनैप्सिड्स की, उसमें प्लेकोसॉरस, थेराप्सिड्स और फिर आपके मैमल्स। तो ये नाम आपको क्लियर होना चाहिए कि थेराप्सिड्स मैमल से रिलेट कर रहा है, प्लेकोसॉरस मैमल से रिलेट कर रहा है, डायनासोर्स
थीकोडॉन्ट से आए हैं। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट? हाँ कि ना? नो सर। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मेरी क्लास में आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको क्या कहते हैं कोई डाउट पूछना है मुझसे इसके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास वैसे यहाँ खत्म हो गई। अगली क्लास में हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस पढ़ेंगे और एक छोटा टॉपिक और है हल्का सा, एक डायग्राम और कराना एनसीईआरटी का, वो करेंगे और ह्यूमन हेल्थ डिजीज स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। एक्सक्यूज मी सर। ओके, हाँ जी बताइए। सर आपने एक टर्म बताई थी उस एरिया के लिए जो रिच होती है फॉसिल्स में, एक बार वो टर्म फॉसिल बता पार्क, दीजिए। फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क। ओके सर, थैंक यू। हम्म। तो आपको मैं एक तरीके से ऑर्डर बता देता हूँ कि आपका अगली क्लास में ह्यूमन हेल्थ शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ह्यूमन हेल्थ को स्टार्ट नहीं मानेंगे हम, स्टार्ट अगली क्लास से मानेंगे। तो एक एक क्लास मेरे को लगेगी इनेट इम्यूनिटी वगैरह बताने के लिए, इनेट और एक्वायर्ड के बारे में बताने के लिए। फिर एक क्लास लगेगी मुझे बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस करने के लिए। एक क्लास लगेगी वायरल और अदर डिजीज डिस्कस करने के लिए। एक क्लास लगेगी ऑलमोस्ट मलेरिया के लिए। एक क्लास लगेगी आपके मलेरिया के अलावा क्या पढ़ाना मुझे और ये सब क्या नाम है इसका, इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक क्लास, पांचवी क्लास हो जाएगी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद फिर आपके पास एक टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक क्लास लगेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाने का एंटीबॉडी, छठी क्लास। फिर मतलब कि बाकी सब एडाप्टिव एडाप्टिव 6 क्लास हो गई। एक क्लास HIV, कैंसर, फिर थोड़ा सा बाकी सब ड्रग्स वगैरह, और 8। तो 5 और 5, अब मतलब कि आपकी काफी सारी क्लासेस लगेंगी, मतलब कि ऑलमोस्ट 8 to 9 क्लासेस आपकी लगेंगी ह्यूमन हेल्थ डिजीज के लिए। ठीक है, तो उसको आराम से 8 क्लासेस में आराम से करेंगे। ऑलमोस्ट 8, एटलीस्ट 8 क्लासेस विल टेक फॉर ह्यूमन हेल्थ डिजीज। तो अभी किसी को डाउट है तो बता दो कोई। चलिए, कोई डाउट नहीं है आपको तो फिर सी इन द नेक्स्ट क्लास।